नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। ये हमारे हिस्ट्री सीरीज का अगला लेक्चर है जिसका टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मौर्य कैसे बने, उनका बैकग्राउंड क्या था, चंद्रगुप्त का क्या रोल, सेल्यूकस निकेटर ने कैसे रोल किया अपना, नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन का कारण क्या था, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और अब ये आ रहा है हमारा अगला लेक्चर चंद्रगुप्त मौर्य पे। बेसिकली ये चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, क्योंकि राजा बनने के बाद तो उनकी जो भी ज़िंदगी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही होती है। ज़्यादातर राज्य तो इन्हें दहेज में ही मिल गए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन्हें दहेज में मिल गया था, जो आज का है। उस समय तक्षशिला और गांधार, और कुछ जो बचे हुए थे वो सब इन्होंने जीत लिए थे। तो राज्य का एक्सपेंशन तो उसके बाद और नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे विद्रोह दबाना, थोड़ा सा राज्य कॉन्कर कर लेना, वो सब होता रहा। लेकिन बेसिकली इनके राज्य में आपको देखने को मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम उसी के बारे में आज देखने वाले हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम मयंक पाठक, फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस। मेरे स्कूलिंग, कॉलेज और बाकी सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, पॉज द वीडियो, वॉच इट, एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन है। कंटेंट आज हम देखने क्या क्या वाले हैं वो आइए देख लेते हैं एक बार। आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर भी एक बार रिकैप के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही हम लोग उसके रेवेन्यू सिस्टम को भी देखेंगे। प्रोविंस सिस्टम देखेंगे, जो प्रोविंस वाइज बटा हुआ था। स्पाई सिस्टम देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखेंगे। रिलीजन क्या था वो देखेंगे। और आखिरी में हम टेरिटोरियल मैप देखेंगे। याद रखिएगा, अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, आपको मैप के बिना काम नहीं चलेगा। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पल पल आपको मैप देखना है कि उस समय क्या टेरिटरी थी और आज क्या टेरिटरी है। आइए बैकग्राउंड देखते हैं। ब्रीफ बैकग्राउंड हम देख ले रहे हैं मौर्यन एम्पायर का। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ये चाणक्य इंसल्ट, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे इनको इंसल्ट करके भगा दिया गया था। चंद्रगुप्ता's ट्रेनिंग, तक्षशिला में जो 8 साल की ट्रेनिंग हुई थी, भीषण ट्रेनिंग हुई एकदम। उनको सिंपल बॉय से वॉर मशीन बना दिया गया, पूरा एकदम वीर योद्धा। वॉर विथ नंदा, पहला वॉर हुआ था नंदा के साथ, जो हार गए थे। तब इन्हें समझ में आया कि और हमें एलाइज बनाने चाहिए, अपने टेरिटरी कब्जा करनी चाहिए। कुछ पहले छोटा सा सेना से नहीं होगा, बड़ा सेना बनाना पड़ेगा। अलेक्जेंडर का रोल आपको बताया था कि इन्होंने मदद मांगने गए थे, अलेक्जेंडर खफा हो गए। वो इसको खोज ये इनको मारने के लिए उनके क्या बोलते हैं सैनिकों को खोजने के लिए लगा दिए। चाणक्य इनको बचा के लाए थे। सेल्यूकस सेल्यूकस भी इनसे युद्ध करने आया था दरअसल, लेकिन जब वो युद्ध में देखा कि हम सकेंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी इससे, और दहेज में पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी यहाँ सुरक्षित रहे। और लास्ट में हम देखने वाले हैं सेकेंड वॉर विथ नंदा, जिसमें धनानंद को हरा के मौर्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो ये कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड था, मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हमने पिछले वीडियोस में बात की हैं, आप वहाँ को जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, one of the greatest administration seen in the history of the Indian history is the Mauryan administration। हमारा आज का भी जनरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन का मिला जुला एक आउटकम है। उस समय एक सिस्टम, बहुत तारीफजनक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। द होल स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड टैक्स वेयर कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। टैक्स का ऐसा नहीं था कि राजा को पड़ गई, राजा बोलेगा नहीं लाओ इस बार का तेरा सारा तनख्वाह मेरा होगा, तुम लोग जो सरप्लस पहले से रखे थे उसमें करोगे, या राजा को टैक्स नहीं चाहिए, बच्चा लोग तेरा टैक्स माफ। वो वाला सिस्टम नहीं था। सिस्टमेटिकली टैक्स लिया जाता था, थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, जिससे राजा का कोष भी भरा रहता था, जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। टैक्स के नाम उस समय भोग, भाग और कर, 3 तरह के टैक्सेस थे, जो कि
1/4 ऑफ और 1/6 ऑफ द इनकम होते थे। जो बहुत गरीब आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी कमा रहा है 100 रुपये, तो वो 1/6 देगा, जो कि 1/6 उसका कितना होगा, लगभग 16 पॉइंट समथिंग रुपीज़। 100 रुपये जो कमा रहा है वो 16.5 रुपये देगा। कोई इंसान 200 रुपये कमा रहा है तो वो 1/4 देगा, 50 रुपये देगा। तो 1/4 और 1/6 उस समय टैक्स का ये था रेशियो। और अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के 7 पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ये चाणक्य के अर्थशास्त्र से बहुत से सोर्सेज हमें मॉडर्न एम्पायर के मिलते हैं। और मेगास्थनीज जो था ग्रीक एम्बेसडर, उसकी किताब इंडिका से। और एक फैक्ट की बात और बता दूं कि इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंग्राकॉटस या एंग्राकॉटस के नाम से दिया गया है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि चंद्रगुप्त को ग्रीक्स क्या कहकर बुलाते थे, तो सैंग्राकॉटस। और एक्चुअली मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने इसलिए यहाँ भेजा था कि वो देखे कि हाँ उनकी बेटी सही सलामत तो है ना, क्योंकि जिससे युद्ध करने आया तो उसी से ब्याह था ना। मेगास्थनीज यहाँ रह के इंडिया पे किताब लिखा इंडिका। फिर हम 7 पार्ट्स के बारे में देखते हैं। 7 पार्ट्स में आते हैं स्वामीन और किंग, जो स्वामी होगा राजन, अमात्य यानी मंत्री मिनिस्टर्स, जनपद, जनपद का वर्ड अगर आप देखें तो जन का पद होता है जहाँ जन का मतलब आदमी, पद का मतलब पैर, मतलब जहाँ आदमी पैर रख गए वो जनपद कहला गया, टेरिटरी हो गया शुरुआत में। आगे जाके जनपद का मतलब हुआ एक फिक्स टेरिटरी कम से कम। दुर्ग और फोर्ट, किला होना जरूरी है। आज भी अगर आप अशोक का किला देखें और भी बहुत सारे मौर्य वंश के किला को देखेंगे, कुछ पटना में है, कुछ बिहार में है, उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, असुरगढ़ में है और भी ढेर सारा। तो वहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है। पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, नहर खुदवा के या नदी के बीच में बना के पानी से ढका हुआ ताकि वॉर से बचे रहे। उसके बाद बड़ी दीवारें, दीवारों के ऊपर आर्टिलरीज, पूरा सिस्टमेटिकली कि हमको युद्ध हो तो हम बचे रहेंगे। तो किला ज़रूरी था इसीलिए, सुरक्षा के लिए। कोष और ट्रेजरी, जैसा कि मैंने बोला कि वो टैक्सेस लेते थे, टैक्सेस इसी के लिए लेते थे ताकि राजकोष बना रहे, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी यही राजकोष है जो जनता के भलाई में इस्तेमाल किया जाता है। दंड और आर्मी, वो आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद, दंड यहीं से आया है। दंड यानी आर्मी, किसी भी राज्य के लिए आर्मी जरूरी है, वरना दुश्मन चढ़ाई कर देगी ना तो बचने के लिए कुछ नहीं होगा। और ये भी आर्मी नहीं, पहले होता था कि आर्मी होती थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। वो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते थे, जनता होती थी। जब वॉर का टाइम आता था तो राजा आह्वान देता था कि अरे युद्ध छिड़ने वाला है, सब आ जाओ लड़ने। तो लोग खेती बाड़ी छोड़ के अपना लड़ने आते थे। लेकिन इनके टाइम में स्टैंडिंग आर्मी बनाई गई, जो कि सिर्फ उनका काम था सुरक्षा करना, बाकी खेती बाड़ी काम उनका नहीं था, खेती बाड़ी के लिए किसान थे। और आखिरी में मित्र और एलाई। कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अकेले उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके पास 2-3 कम से कम मित्र ना हो, कम से कम 2-3, जो कि मुसीबत में उनकी सहायता करें। ये लॉजिक उस समय चाणक्य को पता थी और उन्होंने जो जनपद सिस्टम था, एम्पायर सिस्टम था, उसमें मित्र की भूमिका दी है। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मित्र की। प्रोविंशियल सिस्टम, प्रोविंशियल सिस्टम में देखें तो द होल वर्ल्ड एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। कहीं कहीं आप लोगों ने 5 प्रोविंसेस भी पढ़ा होगा, तो मैं उसका भी क्लियर कर देता हूँ कि कलिंग युद्ध के बाद तोशाली वाज द फिफ्थ, कलिंग वाज द 5th प्रोविंस एंड तोशाली वाज इट्स कैपिटल, जो कि हम लोग अशोका के बारे में जब देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको। अभी देखते हैं जो 4 प्रोविंसेस थे उनके नाम क्या थे। पहला प्रोविंस था उत्तरपट, यानी कि नॉर्दर्न प्रोविंस, और इसका कैपिटल था तक्षशिला, जो आज की डेट में
रावलपिंडी पाकिस्तान में है। दूसरा प्रोविंस था दक्षिण पट और इसका कैपिटल था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी आज के दक्कन में है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास। तीसरा था अवंतीपट्टना, जो कि एक्चुअली आज के डेट में बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में है। इसका राजधानी थी उज्जैन, जो आज का उज्जैन है। और जो उस समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर था जिसका नाम था माहेशमती। आप सबों ने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, भले ही वो साउथ की पिक्चर थी लेकिन उसमें एक अवंती का झलक था। एक याद होगा आपको, उसमें एक कैरेक्टर थी अवंतिका, वो झलक दे रही है कि ये अवंती है। अवंती पे उसका नाम रखा गया है। और आखिरी थी प्राचीपट, जिसे बहुत कोई प्राची ही बोलते हैं। यह ईस्टर्न प्रोविंस था जिसके अंदर आपको पूरा बंगाल, बिहार सब कुछ आता था। कैपिटल जो था वो इम्पेरियल कैपिटल ही था। पाटलिपुत्र में ही इसकी भी राजधानी थी और वहीं से इसे भी कंट्रोल किया जाता था। तो ये 4 मेन प्रोविंसेस थे जो बनाए गए थे। स्पाई सिस्टम, अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगा है जो और है भी, वो है यहाँ का स्पाई सिस्टम। उस ज़माने में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ स्पाई सिस्टम था जो कि अपने काम बखूबी करता था। और उस समय 2 तरह के स्पाइस थे। पहला स्पाई वो था जिनका काम था कि किसी के पीछे लगे रहना, किसी का पता करना और उसका इंफॉर्मेशन किंग को देना। और एक और चीज़ कि स्पाइस जो थे वो डायरेक्टली अंडर द किंग थे, उनके लिए कोई मंत्रालय नहीं था। और दूसरा स्पाई था जो एक जगह बैठा रहेगा और देख अपने अगल बगल चीज़ों का खबर लेकर किंग को देगा। जैसे पहले स्पाई का मान लीजिए आपके पास है रेवेन्यू मिनिस्टर कोई, आपने एक जासूस उसके पीछे लगा दिया, क्यों कर क्या रहा है देखो, कहीं घपला तो नहीं कर रहा है, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है। तो वो हो गया पहले टाइप का स्पाई। और एक स्पाई है जो मार्केट के चौराहे पे एक पान का दुकान लगा के बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता कि ये जासूस है, वो अपना आराम से पान बेच रहा है और साथ ही इधर उधर नज़र रखे हुए देख रहा है कि अच्छा हाँ ये दूध वाला है, दूध में पानी बहुत मिला रहा है, ये है सामान कम दे रहा है राशन वाला, मतलब वो इसे देख रहा है। तो वो दूसरे टाइप का स्पाई है जो एक जगह बैठा रहेगा चुपचाप से, आइडेंटिटी छुपाए और बैठा रहता है। और उतना ही नहीं, स्पाई सिस्टम इस कदर बहुत बढ़िया तरीके से था कि एक स्पाई के पीछे भी दूसरा स्पाई था कि कहीं हम इसको लगा रहे हैं, इसका फॉरेन अफेयर्स वाले मिनिस्टर से कोई मनमुटाव हो गया तो हमको झूठ खबर ना दे दे। उसके पीछे भी एक स्पाई था कि स्पाई तो कहीं कुछ नहीं कर रहा है गड़बड़। इस हद तक स्पाइस लगे हुए थे। और अब आप बहुत कोई सोचेंगे कि एक स्पाई के पीछे भी स्पाई होगा तो पूरा एम्पायर ही स्पाई बन जाएगा। कभी कभार होता था कि कुछ स्पाइस 2-3 स्पाइस का 2-3 जगह को नज़र रखते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अमूमन हर राजा के दरबार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन पहला बढ़िया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है तो वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में मिलता है। यहाँ के मंत्री जो थे वो कहलाते थे अमात्य, महामात्य, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापति वगैरह वगैरह। कोषाध्यक्ष रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति मिलिट्री के हेड होते थे, अमात्य हो गए सिंपल मंत्री, पृष्ठ ये महामात्य हो जाते थे। उसके बाद महामंत्री जो हो गए, मंत्री आप समझ ही रहे हैं, मिनिस्टर्स, ये सारे अलग अलग पोस्ट दिए जाते थे, उनके हिसाब से नाम भी दिया जाता था, क्योंकि नाम देने का ट्रेडिशन भी यहीं से शुरू हुआ है। अशोका ने अपने रॉक पिलर्स में अपना नाम देवनम प्रिय प्रियदर्शी लिखा है, तो वो प्रूफ आपको मिल रहा है। और यहाँ पे मिनिस्टर्स जो थे, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ मिनिस्टर हाँ राजा के मंत्री हैं, राजा को सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं। उनको डिपार्टमेंट्स दिए गए थे कि हाँ आप फॉरेन अफेयर्स को संभालेंगे, आप रेवेन्यू का देखेंगे, आप मिलिट्री के बारे में देखेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, आप यहाँ पे
कम्युनिकेशन का देखेंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को दिए हुए थे, जिससे हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम का डेमोक्रेसी जिस तरह काम कर रहा था, उस समय का मोनार्क उस तरह काम कर रहा था। और हर मिनिस्टर के पास अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था, और वो दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर रेवेन्यू वाला चाहेगा, चाह के भी नहीं बोल सकता फॉरेन अफेयर्स को कि भाई कलिंगा से थोड़ा रिश्ता बना लो। और ऐसा अगर उसको करना है तो राजा का दरबार खुला हुआ है, वहाँ पे किसी दिन मीटिंग में सर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि ऐसे राजा को पसंद आया तो राजा उसे ऑर्डर देगा कि आप ठीक है कीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बेहतरीन था। रिलीजन, चंद्रगुप्त किस रिलीजन से थे इसका तो आज तक कभी कोई प्रूफ नहीं मिला है। बहुत कोई बोलते हैं वो क्षत्रिय थे, बहुत कोई बोलते हैं वो अति शूद्र जाति के थे, बोलते हैं वो बैकवर्ड क्लास से थे, बहुत कोई जंगल में पाए गए थे वो बोलते हैं, तो बहुत कोई बोलते हैं कि नंद के कोर्ट से चाणक्य को बचा के लाए थे चंद्रगुप्त। अलग अलग तरह से अलग अलग थ्योरीज हैं। इतनी थ्योरीज में से कौन सी सच है कौन सा झूठ पहचानना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बात का प्रूफ जरूर मिलता है रॉक एडिक्ट्स में, इंस्क्रिप्शंस में, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैनिज्म को फॉलो किया था और उसको प्रोपेगेट भी किया था। बहुत जगह उन्होंने जैनिज्म का प्रचार भी किया, टेम्पल्स भी बनवाए। और उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उनके परिवार के सभी लोग अशोक के आने तक जैन थे, चाहे वो बिंदुसार हो, दुर्धरा हो, सुशीम हो, या और भी कोई भी हो, सब कोई जैन थे। अशोक ने फिर उसके बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो रिलीजन जैनिज्म। अगर आप टेरिटोरियल मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो खुला हुआ एरिया दिख रहा है आपको, थोड़ा सा झारखंड का एरिया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का एरिया, और बड़ा सा दिख रहा है नीचे, ये कलिंग है। उसके नीचे दक्कन प्लाटू आपको अभी तक अंदर नहीं लिया गया है मौर्य के। यहाँ पर थोड़े दक्कन तक टच है, गोदावरी नदी तक पहुँचे हुए हैं वो। और इस मैप में अगर आप देखें तो आपको पाटलिपुत्र, तक्षशिला सब कुछ दिख रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनका अंडर था। ये पहला एम्पायर बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 303 बीसी का ये मैप है। और उसके बाद जब 269 ये 261 बीसी का जब आएगा मैप, कलिंग वॉर, तो उसको समझने के लिए ये मैप काफ़ी आवश्यक होगा। आज की वीडियो में हम फिलहाल इतनी ही बात करते हैं। चाणक्य के डेथ के बारे में, ये कैसे बिंदुसार राजा बने, उसके बाद उनका जन्म कैसे हुआ, वो सब अलग स्टोरी है। वो हम बिंदुसार का वीडियो जो अगले हफ्ते आएगा हम उसमें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स खुला है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और सब कुछ क्लियर है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।